उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा का ये जीएस पेपर 1 है, जो आज यानी कि 27 सितंबर को हुआ है। तो जीएस 1 का पेपर हो चुका है। तो देखिए ये टोटल कितने मार्क्स का होता है। ये पेपर टोटल 200 मार्क्स का होता है और इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन इसमें रहते हैं और सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, यानी कि सभी क्वेश्चन इसमें करने होते हैं। तो स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चन होते हैं उन 10 क्वेश्चन को आपको 120 वर्ड्स के लिमिट में लिखना होता है और बाद के जो 10 क्वेश्चन हैं उनको 200 वर्ड्स लिमिट में लिखना रहता है। दोनों क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में और हिंदी में दिए हुए हैं, देखते हैं। देखिए सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, कोई भी प्रश्न इसमें छोड़ नहीं सकते हैं आप। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन है हम पूछा गया है कि वैदिक सभ्यता का परिचय आपको दीजिए, इसका सभ्यता का परिचय दीजिए, यानी कि गिव एन अकाउंट ऑफ द वैदिक लिटरेचर। तो इसमें वैदिक पीरियड से आप स्टार्ट कर सकते थे कि वैदिक साहित्य प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग है और उसके बाद में आपको लिखने थे चारों ऋग्वेद के बारे में, नहीं चारों ऋग्वेद बताने थे आपको यहाँ पे, यानी कि चारों वेद बताने थे। पहला ऋग्वेद हो गया, उसके बाद में आपको ऋग्वेद के बारे में डिटेल से डालना था, उसके बाद में बताना था आपको, दूसरा बताना था आपको यजुर्वेद के बारे में, यजुर्वेद के बारे में कुछ लाइनें लिखते थे, तीसरा बताना था आपको सामवेद के बारे में और चौथा बताना था आपको अर्थवेद के बारे में। ये चारों चीज़ें बता के आप जो है इसको बता सकते थे इजीली, तो ये क्वेश्चन किया जा सकता था। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए कहा जाता है कि आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कर लो, आपको समझ में आ जाएगा तो आप इजीली कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान के योगदान पर एक टिप्पणी लिखिए। तो आप सर सैयद अहमद खान के बारे में जानते होंगे कि इन्होंने क्या किया था कि उसी टाइम पे आधुनिक शिक्षा को इन्होंने प्रोत्साहन देने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि उस टाइम के जो भारतीय हैं, चाहे उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो, वो आधुनिक शिक्षा प्राप्त करें और किसी भी प्रकार से वो अंग्रेजों से इसमें आधुनिक शिक्षा में कम नहीं रहे हैं। तो इन्होंने न सिर्फ मुस्लिमों के लिए, हिंदुओं के लिए भी और मेल के लिए न सिर्फ मेल के लिए, फीमेल के लिए भी इन्होंने आधुनिक शिक्षा की बात करी। दूसरा इन्होंने जो है ये उस टाइम पर तलाक प्रथा वगैरह की भी बहुत आलोचना की थी, जिस वजह से इनकी मुस्लिम विद होते थे, मौलाना वगैरह होते थे, उनसे काफ़ी तीखी नोकझोंक भी हुआ करती थी। अब देख लेते हैं उनके कौन कौन से योगदान थे जो आधुनिक शिक्षा से रिलेटेड थे। तो इनमें सबसे पहले आप डाल सकते हैं कि 1877 में इनके द्वारा एक एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी कि MAO की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? अलीगढ़ में स्थापना की गई थी इसकी, जो बाद में अब देखते हैं आप कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया है वो। तो इसका आप डाल सकते थे इसमें। दूसरा डाल सकते थे इसमें आप जानते होंगे मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट है, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने एक आधुनिक मदरसे की स्थापना की थी। एक और मदरसा बनाया था इन्होंने गाजीपुर में। तो गाजीपुर में उसके साथ ही इन्होंने यहाँ पे एक साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना की थी। तो इन चीज़ों को डाल सकते थे आप। बाकी इनके कुछ अखबार वगैरह निकलते थे, उन्होंने किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया है और ये किस तरीके से योगदान दिया उसको भी लिख सकते थे आप। तो 2-4 चीज़ आप अगर आपको पता थी तो उनसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया जा सकता था। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत में एकीकरण में सरदार ये पटेल की भूमिका की विवेचना कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसने भी 2018 के बाद में 2022 तक के क्वेश्चन को करके गया होगा जो भी यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकता था, क्योंकि एक दो बार पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस द्वारा 2018 के बाद से। तो इसलिए कहते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर करें। तो ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते थे। तो आप जानते होंगे कि भारत के पहले गृह मंत्री थे कौन? सरदार पटेल, जिन्होंने कितनी 565 रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस टाइम पे हुआ क्या था, फिर आप कुछ रियासतों को स्पेशली डाल सकते हो, जैसे कि हैदराबाद थी, जूनागढ़ थी, भोपाल थी, कश्मीर थी। ये उस टाइम पे शामिल नहीं होना चाहते थे बाद में, लेकिन इनके जो है सूझबूझ से, समझ से, और इन्होंने जो है मतलब साम दाम दंड भेद की सारे तरीके से अपनाने में कोई भी संकोच नहीं किया। तो इन्होंने जो है कैसे किस तरीके से भारतीय एकीकरण में भूमिका निभाई थी, ये डाल सकते हैं आप। अगर आपको डेट वाइज पता है तो उनका भी डाल सकते हैं, जूनागढ़ का, कश्मीर का और हैदराबाद का, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या किया गया था कि जूनागढ़ की रियासतों और निजाम द्वारा सबसे हैदराबाद को जोड़ने के लिए बल का प्रयोग भी किया गया था इसके लिए। तो ये चीज़ें आप डाल सकते हैं। इनको भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। तो आप कहीं से भी इंट्रोडक्शन इनका स्टार्ट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है क्षेत्रवाद भारत के विकास में किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है ये मणिपुर हिंसा की वजह से ये जो है चर्चा में रहा हुआ था। तो ये हो सकता है इसलिए पूछा गया क्योंकि मणिपुर में ये बहुत ज़्यादा हिंसा चल रही थी, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए अब इसमें
किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप जो है इसे डायमेंशन में अलग अलग कवर कर सकते हैं। आर्थिक बाधा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, सामाजिक बाधा उत्पन्न कैसे कर सकते हैं, ठीक है, राजनीतिक बाधा उत्पन्न कैसे करते हैं, और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब ये तो 4-5 तरीके से इसको आप जो है इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। जैसे कि भाई आर्थिक बाधा में क्या होगा, आर्थिक बाधा में क्या होगा, देखिए अगर यहाँ पे कोई भी इस तरीके से दंगे वगैरह होते हैं तो सबसे पहले क्या है कि सरकारी मशीनरी को नुकसान पहुँचाने का ये कार्य किया जाता है इनके द्वारा। तो दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट को बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे फोर्स लगानी पड़ती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तीसरा, प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत सारे वो करते हैं, लेकिन ये तहस नहस कर देते हैं उसे, ठीक है। सामाजिक बाधा में क्या है कि देखिए सामाजिक बाधा में क्या है कि एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर हिंसा करना, है ना। कोई भी सपोज करो प्रवासी लोग वहाँ पर रह रहे हैं तो उन्हें मार देना, ये मणिपुर में जो है बाहर के लोग हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करना, तो इस तरीके से एक सामाजिक बाधा उत्पन्न होती है। तो इसे आप जो है इस क्वेश्चन को इस टाइप से अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी भारत में व्याप्त निर्धनता का एकमात्र कारण है, तो टिप्पणी कीजिए। देखिए एकमात्र कारण तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताना कि और भी कारण है भारत में निर्धनता के, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आप जो है रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट को या फिर कोई डेटा वगैरह आपके पास है तो वहाँ पे आप इसको उठा सकते हैं, तो इजीली इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप सहमत है कि भारत में महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि हो रही है। तो देखिए आपको अगर हालिया रिपोर्ट का हिसाब से पता है तो उसके रिपोर्ट का आप डाटा डाल सकते थे। तो कौन सी डाटा उसमें आप एनसीआरबी का डाटा यूज़ कर सकते थे। एनसीआरबी के अनुसार 2015 में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए थे, कितने हुए थे, वो 3.29 लाख मामले दर्ज किए गए थे, और जो 2016 में बढ़ के कितने हुए थे, 2016 में इसमें मामले बढ़े 9,711 मामले, यानी कि 3.38% मामले और बढ़ गए थे इसमें। तो आप इसका हवाला देकर आप बता सकते हैं कि हाँ इस रिपोर्ट के अनुसार इस मामलों में वृद्धि हो रही है, हालांकि कुछ मामलों में कुछ स्टेट में कमी भी देखने को मिली है। तो आपको अगर ये फैक्ट पता, डाटा पता, तो आप डाटा से स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को, फिर इजीली अपने तर्क जो है यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट है, महासागर संसाधनों का भंडार है, तो संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक अच्छा सा डायग्राम आप बना सकते हैं। अच्छा सा डायग्राम क्या, इस तरीके से बना के कि देखिए संसाधन जो है इस तरीके से टाइम पीरियड के बाद में गिरते चले जाएंगे, है ना। लेकिन इसको अगर पूर्ति करने के लिए क्या करेगा, आपको नए संसाधनों की खोज करनी पड़ेगी, नवीकरणीय संसाधनों की खोज करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको ये समुद्री संसाधनों का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर टाइम पीरियड दिखा सकते हो, तो यहाँ पे ये ईयर दिखा सकते थे। क्लियर है। तो इस टाइप से आप डायग्राम डाल के यहाँ पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। अब उसमें कुछ डिटेल और लिख लेनी है कि आपको देखिए ये यहाँ पे हिंद महासागर के संसाधनों के बारे में जो यहाँ पे अभी नए नए खोज हुई हैं, तो उनके बारे में डिटेल से डाल सकते थे यहाँ पे। नेक्स्ट है, कृषि में मृदा प्रोफाइल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो क्या आप इस बात से सहमत हो। तो आप मृदा प्रोफाइल के बारे में यहाँ पे डिटेल से लिख सकते हैं, और किस तरीके से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो उसके बारे में डाल सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया में रोहिंग्या शरणार्थियों पर प्रकाश डालिए। तो आपको पता होना चाहिए रोहिंग्या शरणार्थी कहाँ से आए थे और कौन कौन से राष्ट्र जो इससे प्रभावित हैं अभी। ये आपका म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, और कौन से राष्ट्र हैं जो इससे प्रभावित हैं और किस टाइप की समस्या भी चल रही है यहाँ पे, उसके समाधान क्या है यहाँ पे ये डाल सकते हैं इसमें। तो इसमें डायग्राम जरूर डाल लें आप इधर का, ये कुछ भारत का पार्ट, कुछ म्यांमार का पार्ट, कुछ बांग्लादेश का पार्ट जो है, इसके जो क्षेत्र से जो भी प्रभावित है उनका एक छोटा सा डायग्राम डाल देंगे, तो थोड़ा सा एक प्रभावकारी यहाँ का जो क्वेश्चन माना जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, 9 नंबर चैनल के सामरिक महत्व पर एक टिप्पणी लिखिए। तो देखिए अब कुछ लोग जानते हो कि यार ये क्या आ गया, ये कौन से चैनल की बात कर रहा। तो भाई जिसने भी ये मैप देखा होगा अफ्रीका का, फिर ये इंडिया है इधर, तो यहाँ पे एक चैनल निकलता है, यहाँ पे एक चैनल निकलता है 9 डिग्री चैनल। तो ये किसके बीच में, लक्षद्वीप के और मिनिकॉय द्वीप के बीच में है, ये यहाँ से निकलता है। तो आप यहाँ से दिखा सकते थे इसको, तो कहाँ से, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के द्वीप के बीच में से ये चैनल ये अलग करता है इसको, ठीक है। इसको आप यहाँ पे इतना डायग्राम दर्शा के इसको थोड़ा सा प्रभावकारी बनाया जा सकता था क्वेश्चन को। दूसरा अब बात करता है ये इसके जो है ये क्या मतलब क्यों रणनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, तो अधिकतर जो यूरोप को ये रास्ता जा रहा है, जितने भी ये रास्ते जा रहे हैं इधर को, यहाँ से यूरोप को हुआ जाने वाला रास्ता, जिसकी वजह से चाइना ये ट्रेड करता है, ऑस्ट्रेलिया ट्रेड करता है। दूसरा मध्य पूर्व के देश की 2 और जाने वाला जो रास्ता है ये। दूसरा पश्चिमी एशिया को जाने वाले रास्ते हैं ये। तो ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये व्यापारिक मार्ग है जिसको होके ये मतलब पार करता है ये, ठीक है। तो इसकी दृष्टि से अब यहाँ पे ये मजबूत होना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि आपकी यहाँ पर अगर कमांड नहीं रहेगी तो कोई भी ये इधर के जो कंट्रीज़ हैं तो इनका अधिकारी अपना जमाने की कोशिश करेंगे। तो जिससे होगा क्या कि
भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाए, क्योंकि चाइना जिस तरीके से इधर ये बंदरगाह बनाने की कोशिश कर रहा है, या फिर इनके श्रीलंका के बंदरगाहों पे मतलब ये इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर इधर के बंदरगाहों पे, अफ्रीका के बंदरगाहों पे इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो एक तरीके से ये भारत को घेरने के प्रयास में है ये। तो इसकी कई मतलब इसको क्वेश्चन को कई तरीके से वो किया जा सकता है। देखिए, सामरिक महत्व में यहाँ पे आर्थिक महत्व लिख सकते हैं, राजनीतिक महत्व लिख सकते हो, कूटनीतिक महत्व लिख सकते हो, तो 3-4 इसमें जो करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागर शैली के मंदिरों की वास्तुकला विशेषताओं का वर्णन करना है यहाँ पे। तो ये देखिए, नॉर्थ साइड के मंदिर थे, उत्तरी भारत के मंदिर थे, तो इसमें आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाना नहीं भूलना है, ठीक है। डायग्राम क्या था, देखिए इस तरीके से मंदिर का ये शेप हुआ करता था, उसके जस्ट बगल में यहाँ पे ये ऐसे जो है मंडप ये हुआ करते थे, 2-3 मंडप होते थे यहाँ पे, तो उन मंडपों को आप बनाएं, ठीक है। इस तरीके से ये मंडप बना के दिखा सकते थे। उसके यहाँ पे उसके बाद में ये इधर करके लिख देते ये मंडप है, ठीक है। और यहाँ पे अमलाका ये इसको लिख देते, ये है अमलाका, एक्सिस मुंडी है, उसके जस्ट नीचे ये एक्सिस मुंडी है, उसके नीचे सिखाना है ये, ठीक है। तो और ये नीचे का पार्ट जो है ये क्या है, ये प्लेन पार्ट है ये, ठीक है। तो इस डायग्राम को आप इसमें जरूर डालते। बाकी इसका टाइम पीरियड लिख सकते थे किसके टाइम पर, और एक स्पेशल ये लिखते थे कि भाई कौन सा मंदिर जो इसके लिए फेमस है, इसके लिए ये नागर शैली के मंदिर इसमें, ठीक है। अब कुछ इस पर इसलिए यहाँ पर जो विशेषता लिखते हैं आप, तो टू द पॉइंट यहाँ पर विशेषता लिखते। यहाँ से पहली विशेषता थी कि इसके नागर शैली में जो ये होता था ये शिखर, तो ये जैसे जैसे ऊपर जाते चला जाता ना, तो ये पतला होता चला जाता था, पहली विशेषता ये थी। दूसरी ये थी कि मंदिर में सभा भवन जो होते थे और प्रदक्षिणा पद भी होता था इसमें। तीसरा था शिखर पर अमलक की स्थापना होती थी, ये बताया था हमने यहाँ पे शिखर पर अमलक की स्थापना होती थी। और ये चौथा इसकी विशेषता लिख सकते थे कि वर्गाकार तथा ऊपर की ओर ये बर्फ होते थे, इसकी शिखर की ये खास विशेषता होती थी। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक आयामों को रेखांकित कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप जो है इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे इसे भी। तो इसमें क्षेत्र विशेष करके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता था। क्षेत्र विशेष के हिसाब से आप बता देते कि सबसे पहला आंदोलन कहाँ पे स्टार्ट हुआ और कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, ये कर सकते थे आप अटेम्प्ट। नेक्स्ट है कोरोना महामारी काल में भारतीय संस्कृति ने विश्व को किस प्रकार से प्रभावित किया, भारतीय संस्कृति को विश्व के किस प्रकार से, तो इसे अलग अलग डायमेंशन से इसको अटेम्प्ट किया जा सकता था। जैसे खान पान पर क्या प्रभाव पड़ा इसका, शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, हमारी संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, और अलग अलग डायमेंशन में इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण में महिला संगठनों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें वुमेन एम्पावरमेंट का एक अच्छा सा एग्जाम्पल वो देके यहाँ पे स्टार्ट किया जा सकता है। तो उसके बाद में अगर आपको महिला संगठनों के बारे में पता है जो भी चल रहे हैं, वो दोनों के देखने हैं आपको। एक तो अगर 2-3 नाम आपको यूपी के पता है तो यूपी के भी डालने हैं, और 2-3 केंद्रीय स्तर पर ये जो भी स्टेट में अदर स्टेट में चल रहे हो काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो भी यहाँ पर डाल सकते थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरीकरण की प्रक्रिया में समाज के लिए विवश या विनाश पर अपना मत लिखना है आपको, ठीक है। तो ये दोनों के बारे में आपको जो पक्ष लेना है तो उसके बारे में लिख सकते हैं। देखिए टाइम कम हो रहा है और अभी थोड़ी सी टाइम की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से डायरेक्ट क्वेश्चन अभी आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं फिर, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में आंतरिक मानव प्रवास के कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो इसके आंतरिक मानव प्रवास के कारण बताने हैं आपको, पहले तो 3-4 कारण बताने हैं। इसी तरीके से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, ये कौन कौन से कारण है, और उसके परिणाम भी इसी तरीके से बताने हैं आपको कि आर्थिक परिणाम क्या होंगे इसके, राजनीतिक परिणाम क्या होंगे, सामाजिक परिणाम क्या होंगे, पर्यावरणीय परिणाम क्या होंगे इसके, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में अल नीनो और दक्षिण पश्चिम मानसून के बीच संबंधों की व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर आप डायग्राम डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ का पूरे विश्व का डायग्राम डालना, क्योंकि यहाँ पर साउथ अमेरिका दिखाना है इधर आपको, और इधर दिखाना है इंडियन ओशियन और किस तरीके से इसका इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ता है, तो आपको पूरा डायग्राम में करके दिखा सकते हैं। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दे रखा होगा, तो उस वहाँ से अगर जो आप देखना चाहते हो वो देख सकते हैं वो। तो इसको हम डिटेल से बाद में कराएंगे, जब भी कोई मेंस आएगा तो हम पूरा पेपर को डिस्कस करेंगे अच्छे से, क्लियर है। लेकिन अभी यह है कि आपको कुछ सिर्फ क्वेश्चन बता दे रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है शीतोष्ण चक्रवात पर एक संक्षिप्त परीक्षण दीजिए, यह भारत को कैसे प्रभावित करता है, तो ये बताना है। तो भारत को देखिए शीतोष्ण चक्रवात कहाँ से प्रभावित करता है भारत को, जो भूमध्य सागर से उठते हैं और ये सीधे इधर इंडिया की तरफ आते हैं। तो ये यहाँ पर इसका डायग्राम आप डाल सकते थे। यहाँ से सपोज करो थोड़ा अफ्रीका भी ले लें और थोड़ा ये ईस्ट आ गया, और यहाँ से इंडिया को ये दर्शाना है। तो यहाँ से उठते हैं भूमध्य सागर से और कैसे इंडिया पे इम्पैक्ट डालते हैं, तो ये आपको यहाँ पे डालना है, क्लियर है।
नेक्स्ट है, भारत में खनिज विकास नीति की व्याख्या कीजिए। खनिज विकास नीति बताई हुई लेटेस्ट जो है उसके बारे में डिटेल से चर्चा कर देनी है। तो ये क्वेश्चन था फर्स्ट पेपर जीएस का जो हमने डिस्कस किया। बाकी देखिए कोई भी मेंस आएगा, वो आपका राजस्थान का मेंस हो या बिहार का मेंस हो या फिर यूपी का मेंस हो, हम पूरे डिटेल से मेंस की सीरीज चलाएंगे, एक एक क्वेश्चन को वहाँ पर कंप्लीट करेंगे हम। फिलहाल तो ये सिर्फ क्वेश्चन बताने थे आपको। तो देखिए अभी भी जिन लोग भी यहाँ पर देख कर आए होंगे वो 2018 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन, तो ईजिली उन्होंने 5-6 क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर के टकराए हुए हैं, वो मिल गए होंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे जल्द। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ठीक है, बाय बाय।